जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज एफएसटी का जो टेस्ट हुआ था उसका डिस्कशन होने जा रहा है, तो आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए। और सेशन स्टार्ट करने से पहले जैसे आप सभी जानते हैं कि सिंह सर का एक मिशन है कि अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार सबको। तो आज जो एफएसटी 18 था उसका हम लोग डिस्कस करेंगे, फिजिक्स का पेपर का। तो पहला 1 से 25 हम आपको डिस्कशन करने जा रहे हैं फिजिक्स का। तो करते हैं पहला क्वेश्चन। चलिए, पहला क्वेश्चन जो है हम लोग का, पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइव फिजिकल पैरामीटर हैव द सेम डायमेंशन। तो हमें क्वेश्चन में पहचानना है किसमें सेम डायमेंशन होगा, सेम डायमेंशन वाले पेयर को पहचानना है। पहला है एनर्जी डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यंग मॉडुलस, मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको दो चीज तो इसमें समझ में आ गई होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये डायमेंशन लेस होते हैं। तो ये तो डायमेंशन लेस हो गए, ठीक। अब चलो एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और यंग मॉडुलस की हम लोग डायमेंशन निकालें। एनर्जी डेंसिटी को हम लोग एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बोलते हैं। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी की डायमेंशन होती है ml² T-2 और वॉल्यूम की डायमेंशन होता है L3। तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ml-1 T-2 ये डायमेंशन आया एनर्जी डेंसिटी की। चलो यंग मॉडुलस का हम लोग डायमेंशन देखें। तो यंग मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि हम लोग mlt-2, एरिया को हम लोग क्या लिख सकते हैं L²। और स्ट्रेन की डायमेंशन लेस होती है, ऊपर जाएगा तो ml-1 T-2 होती है। इसका मतलब डायमेंशन एनर्जी डेंसिटी की यंग मॉडुलस से बराबर होगी। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट डायमेंशन लेस होगा। ऑप्शन 1 और डी, ऑप्शन 1 एंड डी यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। और इसका एक ट्रिक भी है, आप ट्रिक भी सीख सकते हो। प्रेशर, स्ट्रेस, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड एनर्जी डेंसिटी, इन सभी की डायमेंशन सेम होती है। ये हमारा प्रेशर है, आप इसमें इस ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। तो प्रेशर, ये हमारा स्ट्रेस, और ये तीनों हमारी मॉडुलस है, रिजिड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है और ये एनर्जी डेंसिटी है। सभी का डायमेंशन जो होगा एनर्जी डेंसिटी, सभी के डायमेंशन ml-1 T-2 के बराबर होता है, ठीक है ना। स्ट्रेस की डायमेंशन पूछी जा चुकी है नीट में, तो आप इस ग्रुप से याद रखेंगे तो ये ध्यान में रहेगा। तो पहला आपका पहला आंसर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। ए कार मूव्स फ्रॉम ए टू बी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। तो ये कार है और वो यूनिफॉर्म स्पीड v1 से चल रहा है एंड रिटर्न टू, तो ये यहाँ पर मान लेते हैं b है। और जब यहाँ से लौट रही है, लौटेगा तो उसकी स्पीड है v2। तो आपको दिख रहा होगा कि डिस्टेंस जो है आने और जाने में डिस्टेंस सेम होगा। ए से बी जा रहा है और बी से ए आ रहा है। अगर डिस्टेंस सेम हो यानी कि इक्वल दूरी अगर तय करे तो एवरेज जो स्पीड होगा, एवरेज स्पीड जो होगा वो हम लोग 2v1/v2 अपॉन v1+v2 से निकालेंगे। तो क्वेश्चन में क्या सेम होना चाहिए, इफ डिस्टेंस इज इक्वल, यानी इक्वल डिस्टेंस में अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस में अगर चलेगा, पहले x चला बाद में भी x चला, तो एवरेज स्पीड का फार्मूला ये होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में इक्वल टाइम इंटरवल होता कि पहले मान लेते हैं ये गाड़ी जो है t टाइम में चली v1 से और नेक्स्ट टाइम में ये v2 से चला, तो हम लोग b एवरेज यानी एवरेज स्पीड का फार्मूला v1+v2/2 से लगाते। तो दोनों फार्मूले में अंतर समझ लें, कब इसको लगाना है, इसमें लगाना इफ डिस्टेंस इक्वल हो।
इफ डिस्टेंस इज इक्वल, अगर क्वेश्चन में डिस्टेंस इक्वल हो, इक्वल दूरी चल रहा हो तो ये फार्मूला लगाना है। और अगर इफ टाइम इज इक्वल, अगर दोनों का टाइम सेम हो, पहले जो टाइम है उतना बाद में टाइम हो, तो इसका मतलब हम लोग इस फार्मूले से सवाल लगाएंगे। नीट में दोनों सवालों पे क्वेश्चन है, मतलब इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप वहां पर ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। तो इसका मतलब आंसर जो होगा वो हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 3, टू फोर्स एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन हैव रिजल्ट ऑफ 10। दो फोर्स हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है और उनका रिजल्टेंट की वैल्यू 10 है। इफ दे एक्ट एट द राइट एंगल टू ईच अदर, चलो तो इसका अपोजिट डायरेक्शन में मतलब अगर F1 और माइनस F2 को देखें तो ये 10 के बराबर दे रखा है क्वेश्चन में। इफ दे एक्ट एट द राइट एंगल टू ईच अदर, तो अगर ये एक दूसरे के राइट एंगल में हो, यानी F1 और F2 के बीच में एंगल अगर 90 हो, तो इनका रिजल्टेंट 50 न्यूटन है। तो जो रिजल्टेंट बनेगा Fr वो होगा अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। क्वेश्चन में ये वैल्यू दे रखा है, क्वेश्चन में कितना 50। तो आप जरा सोच के बताओ कि जो रिजल्टेंट 50 आएगा वो 30 और 40 का आता है। तो अगर यानी कि एक फोर्स अगर 30 हो और दूसरा फोर्स 40 होगा, तो 30-40 का जो रिजल्ट होगा वो 50 आएगा। तो अगर दो फोर्स परपेंडिकुलर है और उनका रिजल्टेंट 50 है, तो इसका मतलब एक फोर्स उसमें 30 का होगा, एक फोर्स 40 का होगा। अच्छा, अगर चेक कर लो आंसर, 40 और 30 का डिफरेंस 10 आना चाहिए, तो ऑप्शन में 40 और 30 का डिफरेंस 10 होगा। ये हमारी फुलफिल्ड हो गई। रिजल्टेंट 50 आना चाहिए, तो 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर करोगे तो ये वैल्यू 50 आ जाएगा। बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन जो होगा पहला होगा। तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप वेक्टर के मेथड से इसको यूज कर सकते हैं। चलिए अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम द ओरिजिन विद एक्सेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्स एक्सिस में एक बॉडी चल रही है और एक्सेशन की वैल्यू क्वेश्चन में एक्स डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है एंड 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अलॉन्ग वाई एक्सिस, और इस डायरेक्शन में भी एक्सेशन दे रखा है जो कि 4 है। तो एक्स डायरेक्शन में यानी यहाँ बॉडी अभी क्या है, रेस्ट में है, u बराबर 0 से चलेगा। तो एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस चलेगा, x बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और a जो लेंगे एक्स डायरेक्शन का लेंगे। टाइम दिया है क्वेश्चन में 2 सेकंड में, 2 सेकंड में x पे कितना चलेगा, चलो निकाल लेते हैं। तो u इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, x डायरेक्शन में एक्सेशन क्वेश्चन में दे रखा है 3, टाइम का वैल्यू 2, स्क्वायर करेंगे तो 4, 2 से कट गया तो इसका मतलब हो गया 6 मीटर चलेगा किधर, x डायरेक्शन में। इसी तरह जब इधर y डायरेक्शन में कितना चलेगा, तो y एक्सिस पे ut 0 हो गया, हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर 1/2 ए वाई एक्सिस पे एक्सेशन क्वेश्चन में 4 है, टाइम 2 ही रखना है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा 8 आ जाएगा। तो आप देखो x एक्सिस पे 6 चल रहा है और y एक्सिस पे 8 चल रहा है। x एक्सिस को अगर हम वेक्टर में लिखें तो 6i और 8y को हम लोग 8j लिख सकते हैं। यानी जो डिस्टेंस आएगा अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखें तो डिस्टेंस हमारा जो आया वो आया x एक्सिस में 6 और y एक्सिस में 8। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड जो आएगा वो अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर आएगा, और 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, अंडर रूट 100, आंसर आएगा 10 मीटर। तो ऑप्शन सेकंड सही होगा। चलिए अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। टू कार्स ए एंड बी आर ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। तो दो कार हैं, सेम डायरेक्शन में चल रही हैं with velocity v1 and v2 when the car A is at a distance d behind the car B। तो ये कार A है और ये कार B है। Behind car A applies the brake produce a uniform retardation A। क्वेश्चन में जो A है उसकी स्पीड ज्यादा है और B वाले की स्पीड कम है ना, क्वेश्चन में दे रखा है। अब जब इन्होंने देखा कि इनके बीच की दूरी जो है वो अगर इस समय d हो, तो इन्होंने देखा, कार ए ने देखा, when car A is at a distance d behind the car B, driver of the car A apply brake। तो कार A ने ब्रेक लगाया, जिससे कि देखो इसकी स्पीड ज्यादा है, B1 की वैल्यू B2 से ज्यादा है क्वेश्चन में, जाहिर सी बात ये इससे टकरा जाता,
तो इसने जब देखा कि दूरी दी रह गई तो उसने ब्रेक लगाया, और ब्रेक जब लगाया तो रिटार्डेशन इसमें आया ए। तो बताना है कि अगर कोलिजन ना हो तो इस डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। इसको रिलेटिव मोशन से लगा सकते हैं। मान लेते हैं इसको यहीं पर रोक दें, बी वाले को यहीं पर रोक दें और ये रिलेटिव दूरी हो जाएगी। तो रिलेटिव वेलोसिटी इनके बीच की क्या होगी। तो रिलेटिव वेलोसिटी दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकाल लो पहले। बी रुक जाएगा अपनी जगह पर, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ए का मतलब हुआ v1 माइनस v2। सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी va1 माइनस v2 हो गया। अच्छा, रिलेटिव दूरी जो हो गई हमारी वो d है। अब चलो यहां पर हम लोग इक्वेशन लगाते हैं, एक्सेशन दे रखा है, एक्सेशन की वैल्यू रिटार्डेशन के फॉर्म में a है। तो अगर ये दूरी का इक्वेशन लगाए x बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाओ, नहीं डिस्टेंस पूछा गया है, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2as लगाएंगे और दूरी रखेंगे d। फाइनल क्या हो, ये यहां पर जाके रुक जाए तो टकराएगा नहीं, तो अगर ये जाके यहां रुक जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जानी चाहिए, 0 होना चाहिए। चलो अब चलें, u की वैल्यू रखेंगे, जो u रखना है वो रिलेटिव वैल्यू रखेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू d। तो d की जो वैल्यू होनी चाहिए, जो डिस्टेंस होना चाहिए वो ज्यादा होना चाहिए किससे, u स्क्वायर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a b डिवाइडेड बाई 2a। रिलेटिव वेलोसिटी यहां पर क्या आई है, va1 माइनस v2, तो इसका स्क्वायर करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे, 2a से। तो जो डिस्टेंस आएगा वो हमारा ग्रेटर देन होना चाहिए। अगर इतना ही दूरी होगा तो जाके इससे टकरा जाता, तो इसका मतलब डिस्टेंस थोड़ा इससे ज्यादा रखेंगे जो इनके बीच की दूरी है। तो अगर यहाँ पर दूरी d लेते तो ये यहाँ पर आता और इसको टक्कर मार देता, तो इसका मतलब जो डिस्टेंस आना चाहिए वो थोड़ा इससे ज्यादा आना चाहिए, जिससे कि वो जाके यहाँ पर जाके रुक जाए। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। तो आंसर इसका जो लगेगा, d इज ग्रेटर देन v1 माइनस v2 का स्क्वायर बाई 2a, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। चलो अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ए बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम मूविंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। तो एक बॉडी है जिसका मास क्वेश्चन में है 2 किलोग्राम और 4 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, और ये रेस्ट में आ गया कितने सेकंड में, 2 सेकंड चल के रुक गया, 2 सेकंड जाके रुक गया, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। तो क्वेश्चन में बताना है कि अगर इसी बॉडी को वन वांट टू कीप दिस बॉडी मूविंग ऑन द सेम सरफेस विद वेलोसिटी ऑफ 4, तो अगर उसी बॉडी को 4 मीटर पर सेकंड से चलाना हो तो कितना फोर्स लगेगा। तो पहले कितना फोर्स लग रहा था चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल 4 है, तो यहाँ पर दिया है 2 सेकेंड, तो v बराबर हो गया u माइनस 80। v की वैल्यू फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, इनिशियल वेलोसिटी 4 माइनस एक्सेशन नहीं मालूम है, टाइम 2, यानी एक्सेशन की वैल्यू हमारी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गई। तो फोर्स कितना लगा होगा, m इंटू ए, m की वैल्यू क्वेश्चन में है 2 इंटू 2 यानी 4 मीटर पर सेकेंड उसको बॉडी को 2 सेकेंड बाद रोक देगा। इसका मतलब हुआ क्वेश्चन में जो फोर्स लग रहा था वो 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा था। तो इसका मतलब बॉडी अगर रुकी हुई है, अगर बॉडी रुकी हो, उसको चलाने के लिए हमें कितना और कितनी वेलोसिटी चलाना है, 4 मीटर पर सेकेंड से, तो इतना ही फोर्स देना पड़ेगा। क्वेश्चन में ध्यान से देख लो भाई, बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है कि आंसर इसमें 0 आएगा, लेकिन ये आप जरा ध्यान से देखो, क्वेश्चन में बोला क्या गया है कि एक 2 किलोग्राम की बॉडी है और 4 मीटर पर सेकंड से चल रही है और 2 सेकंड बाद जाके वो रुक गई। अगर ये रुकी हुई बॉडी को हमको चलाना हो 4 मीटर पर सेकंड से, तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो पहले जितना लगाना पड़ा था उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 4 चाहिए और वो बॉडी जाके 2 सेकंड बाद रुक गई। तो अगर हमको 2 सेकंड चल के रुक गई तो उस समय फोर्स कितना लग रहा था, 4 न्यूटन। इसका मतलब कि अगर रुकी हुई बॉडी है और 4 मीटर पर सेकंड से चलाना हो तो भी हमें 4 न्यूटन का ही यहां पर फोर्स की जरूरत पड़ेगी। आंसर हो जाएगा थर्ड। ठीक है ना। चलिए अगला करते हैं 7। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ए बॉडी स्लाइड डाउन एट अ 45 इंक्लाइन प्लेन इन थ्राइस द टाइम इट टेक्स टू स्लाइड डाउन द सेम डिस्टेंस। तो ये हमारा इंक्लाइनेशन एंगल 45, एक बॉडी यहां से छोड़ी जा रही है और
यहाँ पर जो रफ सरफेस का टाइम है, ये रफ सरफेस का जो टाइम है, टाइम ऑफ रफ सरफेस इज 3 टाइम्स ऑफ स्मूथ सरफेस, है ना। रफ सरफेस का जो टाइम है वो 3 गुना है स्मूथ सरफेस का। क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन जब होंगे तो आपको पूछा गया है क्वेश्चन में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो म्यू का वैल्यू आप ऐसे निकाल सकते हैं एक डायरेक्ट फार्मूले से 1 माइनस 1 स्क्वायर 1 माइनस 1 बाई एन स्क्वायर इंटू टेन थीटा। इस फार्मूले को आप ड्राइव भी कर सकते हैं अगर क्वेश्चन में u बराबर 0 से चले, फाइनल वेलोसिटी 0 कर लेंगे, यहां से यहां चलेंगे, डिस्टेंस s होगा, तो इक्वेशन हम लोग यहाँ पर डिस्टेंस की लिख सकते हैं s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्वेश्चन में डिस्टेंस, हाँ चलो यहाँ पर हम लोग इससे निकालेंगे v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, डिस्टेंस दे रखा है क्वेश्चन में और रेट से चल रहा है, ठीक है। तो टाइम निकालना है क्वेश्चन में, तो अगर हम लोग s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाए, u 0 है तो हाफ ए टी, और ये किसका ले लेते हैं, चलो ये स्मूथ सरफेस का लेंगे तो हाफ टी स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है ना। अगर रफ सरफेस में देखें, इतना ही डिस्टेंस अगर रफ सरफेस में चलेगा तो हाफ, यहाँ पर इस एक्सेशन बदल जाएगा, स्मूथ सरफेस पे एक्सेशन का वैल्यू होता है जी साइन थीटा, और रफ सरफेस पे एक्सेशन अगर हम लोग देखें तो ऊपर से नीचे आएगा तो जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा होता है इंटू टी स्क्वायर, रफ सरफेस का टाइम का स्क्वायर। दोनों को डिवाइड करेंगे या इक्वल कर दें तो यहां से वैल्यू आ जाएगा, इस फॉर्म में फार्मूला बन जाएगा, ठीक है ना। तो डायरेक्ट फार्मूला आप यूज करने, यहाँ पर 1 माइनस एन क्या रखेंगे, एन यहाँ पर ये वैल्यू होती है, तो यहाँ पर एन की जगह 3 रखेंगे, तो 1/3 का स्क्वायर टेन थीटा, टेन 45 वैल्यू 1 हो जाएगी, तो वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस 1 यानी 8/9। तो राइट आंसर इसका 8/9 का मतलब हुआ, चलो ऑप्शन यही था, तो थर्ड ऑप्शन लग जाएगा। क्वेश्चन समझ जाएगा, डिस्टेंस इसको स्मूथ पे चलना है एस दूरी, रफ में भी यही दूरी चलना है, बस याद रखेंगे स्मूथ सरफेस पे एक्सेशन जी साइन थीटा के बराबर होता है, रफ सरफेस में अगर नीचे आएगा तो एक्सेशन का वैल्यू जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा होगा। यहाँ पर दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो इक्वेशन में ये वैल्यू आ जाएगी। क्लियर बात। चलो अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 8। A block of mass 10 kg is placed on a rough surface, inclined plane of inclination 37 with horizontal. Now the block is released. The work done by the gravitational force. तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने के लिए पहले वर्टिकल दूरी h देख लो, जिसको h मान लिया, तो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी बराबर होगा हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है mg, और कितना वर्टिकल डिस्टेंस चला h, बॉडी नीचे की तरफ चल रही है तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, कितनी वर्टिकल डिस्टेंस में लग रहा है, h दूरी तक, तो ग्रेविटी का फोर्स वर्क डन ग्रेविटेशनल फोर्स इंटू डिस्टेंस, और डिस्टेंस इसमें वर्टिकल लिया जाएगा क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी का जो फोर्स है वर्टिकल डायरेक्शन में लगता है, तो mg के बराबर ग्रेविटेशनल फोर्स और उसका डिस्टेंस हो गया h, दोनों एक ही डायरेक्शन में इसलिए पॉजिटिव वर्क डन आएगा। चलो वैल्यू रख देते हैं, m का वैल्यू क्वेश्चन में 10, g का वैल्यू 10, लेकिन हाइट नहीं दिया है तो यहाँ पर साइन 37 बराबर लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और ये वैल्यू 10 है, यानी h की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 10 साइन 37। क्वेश्चन में वैल्यू 37 की वैल्यू दे रखा है 0.6, तो 10 ये हो गया 100 इंटू 10, और साइन 37 का वैल्यू 0.6, 10 से पॉइंट हट गया तो 600 जूल आएगा वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसका मतलब दूसरा नहीं होगा, चौथा नहीं होगा। अब चलो ध्यान से देखें वर्क डन। अब यहां पर क्वेश्चन में वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स भी निकालेंगे, तो वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स निकालने के लिए फ्रिक्शन फोर्स चाहिए, फ्रिक्शन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट चाहिए, फ्रिक्शन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट चाहिए। फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू इंटू एन, म्यू mg cos थीटा, म्यू mg cos थीटा cos 37, डिस्प्लेसमेंट क्वेश्चन में 10 है। अब आप देखो अगर बॉडी इधर चलेगा फ्रिक्शन इसके अपोजिट चलेगा तो फ्रिक्शन फोर्स वर्क डन निगेटिव आएगा, तो माइनस में म्यू का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है हमें
0.2, m की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 10, g की वैल्यू 10, cos 37 की वैल्यू क्वेश्चन में है 0.8 और 10 की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। पॉइंट से 10 हट गया, एक 10 से ये 2 हट गया, ठीक। तो यहाँ पर हो गया 160 माइनस का 160 जूल आएगा वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स। तो आंसर होगा पॉजिटिव में ग्रेविटी का और नेगेटिव में माइनस का 160 फ्रिक्शन फोर्स, आंसर होगा थर्ड। तो जब भी क्वेश्चन में वर्क निकालेंगे तो आपको ये देखना है कि जिस फोर्स का वर्क पूछा जाए उस फोर्स को देखिए और डिस्प्लेसमेंट देखिए। ग्रेविटी का वर्क निकालने के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स चाहिए, फ्रिक्शन का वर्क डन निकालने के लिए फ्रिक्शन फोर्स चाहिए। दोनों का वैल्यू आपको इंक्लाइन प्लेन पे मालूम है, फ्रिक्शन फोर्स म्यू इंटू एन होगा और यहाँ पर एन mg cos थीटा के बराबर होगा। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन। ए बॉडी मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्किल। अच्छा, किसी सर्किल में अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो ऐसे मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। अगर स्पीड यहाँ पर कांस्टेंट है तो इसको यूसीएम बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो इसका मतलब ये वर्क डन हमें यूसीएम में बताना है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। नो वर्क इज डन ऑन इट, बिल्कुल सही बात है, यूसीएम में कोई वर्क डन नहीं होता क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स लगता है वो टुवर्ड द सेंटर लगता है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है परपेंडिकुलर इसके होता है। वर्क डन यहाँ पर एफ एस कॉस थीटा में कॉस थीटा 90 होता है, इसलिए वर्क डन 0 होता है, सही है। नो फोर्स एक्ट ऑन इट, ये गलत है। नो फोर्स यहाँ पर लगेगा सेंटीपिटल फोर्स mv² बाई आर के बराबर लगता है, ये गलत है। सेकेंड, नो एक्सेशन इज प्रोड्यूस, तो एक्सेशन सेंटीपिटल लगता है यहाँ पर और ये नो नहीं होना चाहिए, एक्सेशन यहाँ पर सेंटीपिटल होता है v² बाई आर के बराबर। इट्स वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट, ये गलत है, कांस्टेंट नहीं होता, वेरिएबल होता है, डायरेक्शन चेंज होता रहता है। तो यहाँ पर डायरेक्शन बदलती रहती है, वेलोसिटी वेरी करती है, पहला आंसर सही होगा। 10 द 3 आइडेंटिकल मेटल बॉल ईच ऑफ रेडियस आर प्लेस टचिंग ईच अदर ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो 3 बॉल को हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रख दिया गया है, तो तीनों बॉल को आपस में टच करते हुए ऐसे रख दिया गया हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। अब बताना है क्वेश्चन में, और इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ बन रहा है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ बनेगा ऐसे। अब क्वेश्चन में बताना है व्हेन द सेंटर ऑफ 3 बॉल आर ज्वाइंट द सेंटर ऑफ मास, इनका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा। तो इनका सेंटर ऑफ मास बताओ कहां पर होगा। सेंटर ऑफ वन ऑफ द, पहला हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा सेंटर ऑफ वन ऑफ द बॉल, किसी एक बॉल के सेंटर पे, ये भी बात गलत हो गई। लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ एनी 2 बॉल, किन्हीं 2 बॉल, यानी कि देखो इन तीनों का, इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर होगा, इस वाले का सेंटर ऑफ मास यहां होगा और इसका सेंटर ऑफ मास यहां होगा। अब तीनों का सेंटर ऑफ मास इन तीनों के कहीं पर, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे मीडियन लाइन, जो इन तीनों की जाएगी, ये वाला पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन। तो ये आंसर होगा, ये इसका सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब आंसर जो हो जाएगा वो हमारा 4 होगा। 11 देखो, ए सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m रेडियस r एंड हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास इज I। तो सॉलिड स्फीयर का सेंटर ऑफ मास का फार्मूला 2/5m r² है। अब इसको क्या बोला गया, रिकॉस्ट करके एक डिस्क बनाया गया जिसका थिकनेस t है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है पासिंग थ्रू इट्स एज एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, यानी एज और एज के परपेंडिकुलर हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू बताना है। आपको मालूम है कि जब इसको रिकॉस्ट करेंगे, मतलब इसको पिघला देंगे, तो मास तो रिमेन सेम होगा, मास सेम हो जाएगा। अब इन्होंने बोला कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम है, तो अब जो डिस्क बनेगा, डिस्क जो होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यही रखना है और एज के अबाउट बताना है, परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो एज के अबाउट हो जाता है, एज के अबाउट अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग cm का वैल्यू प्लस mr² लिखेंगे, डिस्क का cm होता है mr²/2 प्लस mr², तो 3/2 m, और रेडियस यहाँ पर चेंज कर देंगे, mr² ले लेंगे, ये डिस्क के लिए लिखेंगे। दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है तो दोनों वैल्यू बराबर कर दें, तो 2/5 mr², क्वेश्चन में ये
सॉलिड स्फीयर के लिए लिखेंगे, और ये डिस्क का जिसका रेडियस हम लोगों ने स्मॉल r मान लिया क्योंकि रेडियस अलग रखना है, मास वही रहेगा तो मास मास कट गया, इसका यहाँ पर 4 हो जाएगा, ये 15 नीचे आ जाएगा और ये r² हो जाएगा, ये r हो गया। तो r की वैल्यू क्वेश्चन में पूछी गई तो ये हो गया 2r/√15। तो 2r/√15 ऑप्शन नंबर होगा पहला आंसर इसका करेक्ट होगा। चलिए 12 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। इफ द रेडियस ऑफ अर्थ वेयर टू श्रिंक बाय 1.5%, मास रिमेन सेम, मास चेंज नहीं हो रहा है, तो एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस, तो अर्थ सरफेस पे अगर हम लोग इसको अर्थ माने तो अर्थ के सरफेस पे जो जी होता है वो Gm/r² होता है। अर्थ के सरफेस पे जो यहाँ पर ग्रेविटी होती है Gm/r², मास सेम, जी सेम, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब लेकिन देखो परसेंटेज 1.5 है, अर्थ श्रिंक हो रहा है और रेडियस का परसेंटेज 1.5 है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग एरर का मेथड लगाएंगे। तो यहाँ पर ΔG/g को लिख सकते हैं 2 ΔR/r। परसेंटेज में जी की वैल्यू निकालना है तो इसको 100 लिखेंगे। रेडियस में कितना परसेंट यहाँ पर है तो 2 लिखेंगे, 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 3%। तो अगर परसेंट की वैल्यू 10 से कम हो, लेस देन या इक्वल टू 10% से कम हो, तो हम लोग एरर का मेथड लगाते हैं, तो डायरेक्ट यूज करेंगे। तो इसका मतलब हुआ रेडियस, जी में वैल्यू 3% का। अब देखो रेडियस क्या हो रहा है, रेडियस कम हो रहा है, तो रेडियस अगर कम होगा तो जी का वैल्यू इंक्रीज करेगा, इंक्रीज बाई 3% होगा, थर्ड ऑप्शन यहां पर लगेगा। क्वेश्चन नंबर 13, द एवरेज एक्सेशन इन वन टाइम पीरियड इन ए सिंपल हार्मोनिक मोशन में एवरेज एक्सेशन मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन एवरेज वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है भाई, अगर हम लोग एसएचएम में देखें, या मान लो ये सिंपल पेंडुलम है, या ऐसे चलो मान लो ये मेन पोजीशन है, पार्टिकल ऐसे जाएगा फिर ऐसे घूम के ऐसे आएगा, तो पार्टिकल का ये एक चक्कर कराएगा, एक टाइम पीरियड कराएगा, और एक टाइम पीरियड में जो यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी होगी वो 0 होगी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मीन से स्टार्ट हुआ, मीन पे खत्म हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 तो एवरेज वेलोसिटी 0। एवरेज एक्सेशन की वैल्यू क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो एवरेज वेलोसिटी अगर 0 है तो एवरेज एक्सेशन यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, आंसर 4 होगा। ठीक है ना। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। A source of light is placed at a distance of 1 meter from a photocell and cutoff potential is found to be not. The distance double cutoff potential। देखो कटऑफ पोटेंशियल को हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल या कटऑफ पोटेंशियल। और स्टॉपिंग पोटेंशियल या कटऑफ पोटेंशियल जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है किस पे, इंटेंसिटी पे। स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी कि V नॉट जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी या घटेगी तभी जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होगा। और क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस इंटेंसिटी जो होता है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, तो इसका मतलब यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा या कट ऑफ पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा डिस्टेंस को कम या ज्यादा करने से। किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे। तो इसका मतलब हुआ क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट होगी, जितनी पहले थी उतनी ही रहेगी, V नॉट ही रहेगी। 15 यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास सेम लेंथ L, एरिया सेक्शन दे रखा है, एलोंगेशन अंडर इट्स ओन वेट। तो एक रॉड है और इस रॉड को यहाँ पर ऐसे हैंग करा दिया गया, रॉड का जो सेंटर ऑफ मास होगा यहाँ पर होगा और इसको खींचा जाएगा, तो एलोंगेशन अपने वेट के कारण कितना एलोंगेट होगा। तो आपको मालूम है यहाँ पर जो इसके फोर्स लगेगा खुद के वेट के कारण, तो इसका वेट नीचे लगेगा और इसका मास है रॉड का M और पूरा लेंथ है L। तो सेंटर ऑफ मास का लेंथ यहाँ पर होगा, यहां से यहां तक की दूरी होगी L/2। तो यानी कि डिफॉर्मेशन जो होगा उसके वेट के कारण, अगर हम लोग लिखेंगे उसके वेट के कारण डिफॉर्मेशन, तो इतनी दूरी का डिफॉर्मेशन होगा, ये वाला दूरी यहां पर खींचेंगे ना तो इतना L/2 ही उसका डिफॉर्मेशन लेंथ आएगा। ठीक,
तो यहाँ पर जो इलोंगेशन आएगा L/2 लेंथ में आएगा, पूरी लेंथ में नहीं आएगा। इलोंगेशन कितनी दूरी में आएगा, क्योंकि इसका जो फोर्स लगेगा वो कहाँ लगेगा, L/2 दूरी पे। तो इलोंगेशन जो आएगा उसमें या डिफॉर्मेशन L/2 ऊपर की L/2 पे आएगा। चलो अगर हम लोग इसको यंग मॉडुलस से सॉल्व करें तो स्ट्रेस बराबर होता है यंग मॉडुलस इंटू स्ट्रेन। स्ट्रेस बराबर क्या होता है, यंग मॉडुलस इंटू स्ट्रेन। स्ट्रेस को हम लोग फोर्स अपान एरिया लिखते हैं, फोर्स अपान एरिया यंग मॉडुलस। स्ट्रेन को चेंज इन लेंथ, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है, इलोंगेशन और इनिशियल लेंथ अब यहाँ पर इलोंगेशन वाली कितनी है, L/2। तो इनिशियल लेंथ L/2 लेंगे। अब ध्यान रखना L नहीं लेना है, क्योंकि जो डिफॉर्मेशन आएगी वो लेंथ रखनी होती है, तो डिफॉर्मेशन पूरी लेंथ में नहीं आएगी, L/2 में आएगी, तो यहाँ पर L/2 कर लेंगे। फोर्स की वैल्यू यहाँ पर अपने ओन वेट से है, तो फोर्स यहाँ पर mg लगेगा, mg/a बराबर हो गया y यंग मॉडुलस इलोंगेशन डेल्टा L अपान L/2। क्वेश्चन में डेल्टा इलोंगेशन निकालना है, डेल्टा L बराबर, ये वैल्यू इधर चला जाएगा, mg इंटू L/2 और इंटू a इंटू y। तो ये इलोंगेशन वाला ऑप्शन चेक कर लेते हैं, mgl/2ay होना चाहिए, तो mgl/2ay, तो ऑप्शन यहाँ पर सेकंड होगा। ठीक है ना। चलिए अगला करते हैं 16। लॉन्गिट्यूडनल वेव कैन नॉट प्रोड्यूस, क्या करते हैं, देखो तो पोलराइजेशन लॉन्गिट्यूडनल वेव में नहीं होता। यूनिक वेवलेंथ, तो यूनिक वेवलेंथ क्या नहीं होता, इसमें पूछा गया है क्या नहीं, तो वेवलेंथ तो होता ही है। ट्रांसमिट एनर्जी, लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रांसमिट एनर्जी भी करेगा। यूनिक वेव वेलोसिटी भी होता है, ω/k होता है। पोलराइजेशन नहीं होता, पोलराइजेशन जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो ट्रांसवर्स वेव का होता है। ट्रांसवर्स वेव का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो पोलराइजेशन इसमें होगा, और लॉन्गिट्यूडनल में पोलराइजेशन नहीं होता। हाउ डज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो अगर आप लोग फार्मूला पढ़ा होगा तो v बराबर होता है साउंड की वेलोसिटी γ/RT/m। तो टी कांस्टेंट टेम्परेचर पे साउंड की वेलोसिटी प्रेशर के इंडिपेंडेंट होता है, याद रखेंगे। प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेगा, P की पावर 0 का मतलब हुआ इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन एडियाबेटिक प्रोसेस होता, अगर क्वेश्चन में एडियाबेटिक प्रोसेस बोला जाता तो प्रेशर पे डिपेंड करेगा, तब वेलोसिटी ऑफ साउंड का फार्मूला γ/p/ρ से निकाला जाता। बात समझ में आ रहा है। तो ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है। अगर कुछ नहीं बोला गया तो वेलोसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर लगा देंगे, लेकिन अगर कंडीशन दिया होगा कांस्टेंट टेम्परेचर पे भी इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए पूछा जाएगा तो वहां पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये अंतर है, क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18। A graph is plotted taking the temperature in Fahrenheit along the y-axis and the corresponding temperature in Celsius along the x-axis. It will be a straight line. देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ग्राफ लेना है हमको किसके बीच में, फारेनहाइट वाई एक्सिस पे लेना है, सेल्सियस एक्स। तो आप देखो c/5 बराबर क्या होता है, f-32/9। फारेनहाइट को हमको वाई एक्सिस पे लेना है, तो अगर हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो 5f माइनस 160 बराबर 9c हो गया। 5f बराबर हो गया 9c माइनस 160, यानी f बराबर हो गया हमारे पास 9/5c, और ये इधर आके प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस का 160/5, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 32 आ जाएगा। यानी हमारे पास जो फारेनहाइट की इक्वेशन बनी, f = 9/5c प्लस 32। इसको अगर y बराबर mx प्लस c से कंपेयर करें तो y mx प्लस c, तो आपको मालूम है इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, यानी कि ग्राफ जो बनेगा y एक्सिस पे फारेनहाइट, x एक्सिस पे c, इंटरसेप्ट पॉजिटिव का मतलब ये लाइन यहां से पास होगी, स्लोप पॉजिटिव होगा तो ग्राफ ऐसा बनेगा। तो ये ग्राफ इसका बनेगा। तो राइट आंसर चेक करते हैं, हैविंग पॉजिटिव इंटरसेप्ट, बिल्कुल सही।
पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इंटरसेप्ट है, ये बात सही है। हैविंग पॉजिटिव इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस नहीं, वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट लिया जाता है। पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन नहीं होगा, ओरिजिन से ऊपर है, इंटरसेप्ट जीरो नहीं है। अगर सी का वैल्यू जीरो हो जाता तो इंटरसेप्ट जीरो होने पे पास होता ओरिजिन से, निगेटिव तो होगा नहीं, तो आंसर पहला होगा। 19 द क्वांटिटी ऑफ पीवी बाई केटी, तो आपने फार्मूला पढ़ा है पीवी बराबर एनआरटी, तो ये फार्मूला जो होता है पीवी बराबर एनआरटी, ये मोल के लिए होता है, एन मोल के लिए। और हम लोग जब पढ़ते हैं पीवी बराबर एन के टी, तो ये मालिक्यूल के लिए होता है, एन मालिक्यूल के लिए। तो जब बोल्टजमैन कांस्टेंट होता है तो उसका मतलब वहां पर मालिक्यूल के लिए बात होती है। तो एन बराबर हो जाएगा पीवी बाई के टी, और ये नंबर ऑफ मालिक्यूल है, आंसर होगा 4। क्वेश्चन नंबर 20 बॉइलिंग वाटर इज चेंजिंग इनटू स्टीम। देखो जब भी स्टेट चेंज हो, यानी कि क्वेश्चन में फेज जब चेंज हो, अगर क्वेश्चन में फेज चेंज होता है, जैसे कि सॉलिड, सॉलिड लिक्विड में बदल रहा हो, सॉलिड लिक्विड में बदल रहा है तो फेज चेंज होगा, या लिक्विड, लिक्विड किस में बदल रहा हो, सॉलिड में या गैस में या वेपर में, यानी फेज अगर बदल रहा होगा तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। फेज चेंज में टेम्परेचर क्या रखना होता है, कांस्टेंट। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो देखो जरा ध्यान से, डेल्टा क्यू बराबर होता है एम एस डेल्टा थीटा, और हमें स्पेसिफिक हीट निकालना है तो स्पेसिफिक हीट बराबर डेल्टा क्यू बाई एम इंटू डेल्टा थीटा, और डेल्टा क्यू टेम्परेचर में चेंज हो गया जीरो, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो चेंज इन टेम्परेचर जीरो। अगर किसी वैल्यू को जीरो से डिवाइड करते हैं तो आंसर इनफाइनाइट आएगा, ऑप्शन थर्ड होगा। 21 ए सिस्टम कैन बी टेकन P1 V1 टू P2 V2, तो P1 V1 से ये P2 V2 जा रहा है, और दो मेथड इसमें यूज किया जा रहा है, अलग अलग मेथड से जा रहा है। क्वेश्चन में हीट गिवन टू सिस्टम एंड वर्क डन बाय द सिस्टम दे रखा है डेल्टा क्यू डेल्टा डब्ल्यू, कौन सा सेम रहेगा, दोनों प्रोसेस में सेम रहेगा। तो देखो भाई, आपको मालूम है यहाँ पर जो फेज मतलब कि पॉइंट जो है, मान लेते हैं इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, ए से बी हमें दो तरीके से जा रहे हैं, एक ऐसे जा रहे हैं, एक ऐसे जा रहे हैं। तो प्रोसेस में ए से बी जाना है, तो आपको मालूम है कि दोनों कंडीशन में ए से बी जाने पे इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट बी है। तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी जो है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, या हमारा जो इंटरनल एनर्जी का चेंज आएगा वो दोनों में सेम आएगा। तो इंटरनल एनर्जी सेम आएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये जो है पॉइंट फंक्शन होता है, इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट फंक्शन, यानी स्टेट फंक्शन है। डेल्टा यू क्या है, स्टेट फंक्शन, इनिशियल फाइनल स्टेट सेम है, तो इसको बोलेंगे इनिशियल, अगर और फाइनल स्टेट पे जो डिपेंड करता है वो है हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो ये वैल्यू सेम होगी। तो डेल्टा क्यू का फार्मूला होता है डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, तो डेल्टा यू बराबर हो जाएगा डेल्टा क्यू माइनस डब्ल्यू, तो ये वैल्यू हमारी सेम होगी। इंटरनल एनर्जी यहाँ पर सेम होती है, और वर्क डन और डेल्टा क्यू पाथ फंक्शन होता है। डेल्टा क्यू और डेल्टा डब्ल्यू ये हमारा पाथ पे डिपेंड करेगा, यानी ये पाथ फंक्शन होता है, जबकि डेल्टा यू जो होता है वो पॉइंट यानी कि स्टेट फंक्शन होता है। इसका मतलब स्टेट सेम है, ए से बी इनिशियल फाइनल सेम है, डेल्टा यू सेम होगा, डेल्टा यू का मतलब हुआ डेल्टा क्यू माइनस डब्ल्यू, चौथा ऑप्शन सेम होगा। चलिए अगला 22 विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कुलर रॉड, तो एक सर्कुलर रॉड है, इसमें हीट जा रही है, तो बताना रेट ऑफ हीट किसमें ज्यादा होगी। तो अगर इसमें रेट ऑफ हीट एच माने, इसका के ए और टेम्परेचर थीटा 1 थीटा 2, तो आपको मालूम है रेट ऑफ हीट बराबर के ए डेल्टा थीटा अपान एल होता है, रॉड का लेंथ एल है। तो इसका मतलब रेट ऑफ हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर यानी रेडियस का स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। यानी कि क्वेश्चन में अगर मैक्सिमम हीट चाहिए हमें तो एरिया ज्यादा होना चाहिए, रेडियस ज्यादा होना चाहिए, लेंथ कम होना चाहिए। तो किस ऑप्शन में रेडियस ज्यादा है, तो रेडियस का दो ऑप्शन है, तो रेडियस ज्यादा होना चाहिए, लेंथ कम होना चाहिए, तो लेंथ इस वाले में कम है,
तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन सही होगा। रेडियस दोनों में सेम, लेंथ जिसमें कम होगा उसका हीट उसमें ज्यादा जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। 23 इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसका एरिया क्वेश्चन में प्लेट का, चलो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसका एरिया क्वेश्चन में दे रखा है ए, चार्ज इस पे दे रखा है क्यू। तो इस प्लेट पे फोर्स कितना लगेगा, देखो इस पे भी चार्ज क्यू होगा तो इस पे माइनस क्यू होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो क्वेश्चन में पूछा गया है फोर्स ऑन वन प्लेट बिकॉज ऑफ द चार्ज ऑन द अदर। तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा F बराबर क्यू इंटू ई के बराबर लगेगा, तो इस पे चार्ज क्यू लगेगा और यहाँ पर जो फील्ड आएगा इस प्लेट के कारण फील्ड सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू हो गया, सिग्मा को क्यू बाई ए लिखेंगे तो क्यू बाई ए और 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, तो आंसर आ जाएगा क्यू स्क्वायर अपान 2 एप्सिलॉन नॉट ए, क्यू स्क्वायर अपान 2 एप्सिलॉन नॉट ए, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला करते हैं 24 टू चार्ज ईच ऑफ इक्वल क्यू, देखो दो चार्ज हैं, एक माइनस ए पे रखा है क्यू और ये ओरिजिन हो गया तो एक प्लस हो गया, इधर रखा गया है ए दूरी पे क्यू। अब यहां पर बोला गया है कि एक मास m है, चार्ज q नॉट बाई 2 सेंटर पे रखा गया है, तो q बाई 2 सेंटर पे रखा गया है। प्लेस एट द ओरिजिन ए चार्ज q नॉट इज गिवन ए स्मॉल डिस्प्ले, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया गया यहां तक, कितना दूरी y दूरी तक, इस चार्ज को यहां पे ले आया गया और y की वैल्यू a से बहुत कम है। along the y axis the net force acting on the particle, नेट फोर्स क्या होगा, यहां पर नेट फोर्स क्या होगा, तो देखो एक जब चार्ज यहां पर आ जाएगा q बाई 2 तो एक फोर्स इधर लगेगा और इतना ही फोर्स इधर लगेगा, यानी ये फोर्स बराबर होगा, तो रिजल्टेंट फोर्स इधर लगेगा इसके बीच से। तो यहां पर जो नेट फोर्स आएगा वो, अगर देखो इसको एंगल बनाए तो ये एंगल हो गया थीटा, तो ये इधर लगेगा एफ कॉस थीटा, इधर भी एफ कॉस थीटा यानी 2f कॉस थीटा, तो रिजल्टेंट फोर्स 2f कॉस थीटा के बराबर होगा। 2 ऐसे रहने दो, फोर्स कितना लगेगा, चार्ज का वैल्यू क्यू बाई 2, तो फोर्स का वैल्यू के क्यू इंटू क्यू बाई 2 डिवाइडेड बाई दूरी का स्क्वायर। तो ये दूरी कितनी होगी, यहां से यहां तक ये दूरी जरा ध्यान से देखो, ये दूरी हमारी a है, ये y है, तो ये दूरी हमारी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो दूरी का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचेगा, ठीक। तो ये तो हमारा फोर्स हो गया। कॉस थीटा क्या होगा, जरा ध्यान से देखो, कॉस थीटा, थीटा ये है, तो बेस अपान हाइपोटेनस, बेस हो गया y, हाइपोटेनस हो गया हमारा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और अंडर रूट को हम लोग 1/2 लिख सकते हैं। अब जरा ध्यान से देखो क्वेश्चन में y की वैल्यू a से बहुत कम है, अगर y की वैल्यू a से बहुत कम होगा तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ पर नेग्लेक्ट कर सकते हैं, वाई स्क्वायर हटा दो, यहां से भी हटा दो, ठीक है ना। तो यानी कि जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो y के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट, देख लो ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में y क्या है, नेग्लेक्ट कर दो, बचेगा ए स्क्वायर, यहां पर वाई स्क्वायर हटा दो तो यहां बचेगा ए, तो ए स्क्वायर इंटू ए, तो वाई बाई ए क्यूब बचेगा, तो इसका मतलब y के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, रेजिस्टेंस ऑफ वायर एट 20 डिग्री, तो इसको हम लोग मान लिया T1, इसका रेजिस्टेंस है R1। देखो तुम्हारे जो सोल्यूशन है बहुत बड़ा दे रखा है, हम उसका शॉर्टकट बता रहे हैं, तो इसका टेम्परेचर T2, रेजिस्टेंस R2, बहुत छोटे में हम बताते हैं इसको, और ये हमारा रेजिस्टेंस है R3, तो इस पे टेम्परेचर निकालना है। अगर देखो अपने सोल्यूशन में आपने देखा होगा, सोल्यूशन में जो आपने देखा उसका फार्मूला आधे पन्ने में दे रखा है, बिल्कुल शॉर्टकट बता रहे हैं, फार्मूला याद रखना, R3 माइनस R2 माइनस R1, ये ट्रिक से सॉल्व करेंगे, बाकी आपके पास तो एक मेथड सोल्यूशन में दे रखा है, लेकिन उससे नहीं सॉल्व करना, ये इससे याद करना, T3 माइनस T2 अपान T2 माइनस T1, इससे सॉल्व करोगे बहुत आसानी से आ जाएगा। R3 की वैल्यू क्वेश्चन में 25 है, माइनस R2 की वैल्यू क्वेश्चन में है 60, डिवाइड करेंगे R2 माइनस यानी 60 माइनस
और यहाँ पर कितना रखेंगे 20 बराबर हो गया T3। T3 क्वेश्चन में निकालना है। T2 की वैल्यू क्वेश्चन में 500 है। T2 माइनस T1, T2 की वैल्यू है 500 और 20 इसमें माइनस करेंगे। 20 माइनस ये हो जाएगा माइनस का 15 माइनस का ये 35 डिवाइडेड बाई नीचे कितना बचा 40 बराबर हो गया T3 माइनस 500 डिवाइडेड बाई 480। जीरो से काट दो इसको, 4 से ये कट जाएगा और 12 इंटू 35 करेंगे तो माइनस 35 इंटू 12 बराबर T3 माइनस 500। सॉल्व करेंगे 6 12 पंचे 60, ये 42 आ गया। माइनस 420 500 यहाँ पर जोड़ देंगे बराबर T3। तो T3 की वैल्यू कितना आ गया 500 माइनस 420 80। तो ऑप्शन हो जाएगा 4th। ठीक है भाई, तो ये था आपका 1 से 25। उम्मीद है आपको डिस्कशन समझ में आ गया होगा और डिस्कशन अच्छा भी लगा होगा। कोई आपको अगर डाउट होगा किसी क्वेश्चन में तो आप मिल सकते हैं, आप कमेंट करिए जो भी आपको डाउट हो और उसका हम लोग आपको आपके डाउट को दूर करेंगे। तो थैंक यू सो मच, बने रहिए और टेस्ट देते रहिए। नेक्स्ट पार्ट आपको सीपी सर कराएंगे। थैंक यू। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का न्यू लाइट नीट पे। माई सेल्फ सीपी शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स। तो बच्चों आज का पेपर डिस्कशन मैं कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, वसीम सर ने किया और ये बहुत ही नायाब डिस्कशन था बच्चों। और पेपर एफएसटी का है और डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। एफएसटी 20 बच्चों, करते करते बच्चों हम लोग 20 को 20 पेपर दे चुके हैं अभी तक। और इसी तरीके से बच्चों पेपर देते रहिए और करते रहिए। अब वायर ऑफ लेंथ, तो बच्चों लेंथ ऑफ वायर दे रखी है, दैट इज लेंथ ऑफ वायर बच्चों 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में बदल लेते हैं। 2 mm है, ठीक है। तो डाया दे रखा है, तो डाया बच्चों दे रखा है दैट इज 2 मिलीमीटर है, तो इसको बच्चों लिख लेते हैं 1 mm। और 1 mm को लिख लेते हैं दैट इज 1 इंटू 10⁻³ मीटर। चलो भाई, क्योंकि सारे के सारे आंसर वो मीटर में दे रखे हुए हैं तो मैंने पहले से इसकी तैयारी बना ली है। तो अगर हम बात करें रेजिस्टेंस, तो R बराबर बच्चों दे रखा है दैट इज 0.7 ओम, ठीक है। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, जैसे कि पता है आप लोगों को, R इज इक्वल टू बच्चों रो L बाई A। और यहाँ से अगर हम रो निकालेंगे तो रो इज इक्वल टू हो जाएगा दैट इज R इंटू A बाई L। तो वायर है बच्चों, और वायर हमारा सिलेंड्रिकल शेप का होता है और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा होता है बच्चों, सर्कुलर, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये, यहाँ पर R रेजिस्टेंस है, तो बच्चों 0.7 इंटू बेटा A दैट इज पाई R स्क्वायर। तो R कितना है 1 इंटू 10⁻⁻⁻ बच्चों -6 डिवाइड बाई यहाँ से लेंथ आ जाएगा, तो लेंथ बच्चों है 1 मीटर। तो अगर हम बात करेंगे बच्चों तो दैट इज 0.7 इंटू बेटा 3.14 इंटू 10⁻⁻6। तो अगर हम बात करेंगे बच्चों तो आ जाएगा दैट इज 2.2 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर, ठीक है। तो यहाँ से देखें बच्चों तो हमारे पास में जो ऑप्शन मिलेगा वो सेकंड ऑप्शन। बहुत ही प्यारा और आसान सवाल था बच्चों। लेट्स कंटिन्यू बिगिन फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, तो बच्चों इक्वेशन वैलिड फॉर स्ट्रीम लाइन फ्लो, बिल्कुल सही बात है बच्चों। बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास, बिल्कुल सही बात है बच्चों। अब होता क्या है बच्चों, जब अपन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भेजते हैं तो मान लेता हूँ बच्चों ये पाइप है और इसका बच्चों ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लेता हूँ दैट इज A1 है और इसको मैं A2 मानता हूँ और ये A1 है बच्चों, ठीक है। तो पहली बात तो ये बच्चों स्ट्रीम लाइन फ्लो के लिए वैलिड है, जहाँ पर हमारी जो लाइंस हैं फ्लूइड की, फ्लूइड फ्लो बच्चों लेमिनार टाइप होना चाहिए। स्ट्रीम लाइन मतलब लाइनें उसकी मिक्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और अगर हम बात करें बच्चों, जितना मास, रेट ऑफ मास ट्रांसफ़र जितना इस तरफ होगा उतना ही होगा बच्चों। तो यहाँ से बच्चों इक्वेशन आती है A1V1 बराबर बच्चों A2V2। तो अगर हम बात करें बच्चों तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर कम है, तो यहाँ से अगर हम बात करें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी,
तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है बच्चों, तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो मान लेते हैं अगर यहाँ से बच्चों, यहाँ से v1 वेलोसिटी मान लेते हैं v2 वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है फ्लूइड, और यहाँ पर बच्चों v1 वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है, तो दिस इम्प्लाइज v1 इज़ ग्रेटर देन v2। ठीक है, तो बच्चों जैसा कि पता है आप पानी डालते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम करते हैं, वेलोसिटी बढ़ती है। ठीक है, दिस बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन भी सही है और सेकंड भी सही, तो इस हिसाब से बच्चों हमारा थर्ड ऑप्शन, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बच्चों 27, एक 25 वॉट बल्ब है बच्चों। ठीक है, और यहाँ पर बच्चों अगर हम बात करें तो 2 बल्ब दे रखे हुए हैं अपन को, तो 2 बल्ब कुछ इस प्रकार दे रखे हुए हैं और उनकी रेटिंग कुछ ऐसे दे रखी हुई, तो बोलते हैं बच्चों। ठीक है, ठीक है, तो बच्चों बल्ब 1 जो दे रखा हुआ है उसका 25 वॉट पावर डेसिपिएट करेगा व्हेन दिस इज connected by 220 volt source, and this dissipate power of 100 watt when this is connected to, इसे बच्चों रेटेड पावर भी बोलते हैं, PR मतलब पावर रेटिंग। ठीक है, कनेक्टेड सीरीज अक्रॉस 220 वोल्ट लाइन, तो 220 वोल्ट की लाइन से बच्चों कनेक्ट कर दिया गया है इसको। विच बल्ब इज ग्लो मोर ब्राइटली, तो पहली बात तो मैं बच्चों बता देता हूं कि ब्राइटनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर कंज्यूम होती है। किसके बच्चों? ब्राइटनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर कंज्यूम, तो जो बल्ब जितना पावर कंज्यूम करेगा उसके पास उतनी ही ज़्यादा ब्राइटनेस होगी। तो ब्राइटनेस की अगर हम बात करें इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बच्चों पावर कंज्यूम। अब बात करें तो मैं तुमको सीरीज में बताता हूँ हमारे घरों में बच्चों जो वायरिंग होती है वो पैरेलल वायरिंग होती है। हमारे घरों में जो वायरिंग होती है वो पैरेलल वायरिंग होती है, और पैरेलल वायरिंग में बच्चों ज़्यादा वाट वाली जो लाइट है वो ज़्यादा तेज़ ग्लो करती है, और सीरीज में जैसे इसका उल्टा होता है, कम वाट वाला लाइट ज़्यादा ग्लो करता है। तो पहला तो वहाँ तुम्हें सीधे पता चल गया बच्चों कि तुम्हें आंसर तो पता है कि बच्चों यहाँ से अगर हम बात करें तो 25 वॉट वाला ज़्यादा ग्लो करेगा। ठीक है, अब लेकिन बात आती क्यों, तो अगर हम बात करें दैट इज P इज इक्वल टू बच्चों V स्क्वायर बाई R, तो रेटेड पावर बच्चों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होती है ना, और सीरीज सर्किट है बच्चों। ठीक है, ये रेटेड पावर ये रेटेड है ना, रेटेड पावर जो बनी सीरीज में बच्चों करंट होगा सेम, बात मानते हो कि नहीं मानते हो, तो दोनों बल्बों को करंट मिलेगा सेम। अब बच्चों जिसका पावर रेटेड कम है उसका रेजिस्टेंस होगा ज़्यादा, तो रेजिस्टेंस ऑफ 25 वॉट इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ 100 वॉट। क्या ये बात क्लियर है बच्चों? अब 25 वॉट के बल्ब का रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो ये ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा, ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा तो ये ज़्यादा तेज़ी से ग्लो करेगा। क्या ये बात क्लियर बच्चों? सिंपल सा फंडा क्या है, ब्राइटनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर कंज्यूम। ठीक है, तो जो ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा वो ज़्यादा तेज़ ग्लो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सीरीज़ में 25 वॉट का बल्ब ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा क्योंकि उसका रेजिस्टेंस होगा ज़्यादा। तो फर्स्ट ऑप्शन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। स्टेडी करंट पासिंग थ्रू, ठीक है, अ लूप ऑफ PQR, तो बच्चों एक लूप बना लेते हैं PQR इन अ शेप ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्मेट में एक लूप बना लेते हैं, थोड़ा इसको घुमा लेते हैं ताकि हमें थोड़ी सी आसानी हो। ठीक है, तो अगर हम बात करें बच्चों तो ये लूप है, इसको और थोड़ा इधर खिसका लेते हैं जगह के हिसाब से। ठीक है, तो बच्चों जिसकी एक लाइन है 3x और दूसरा है बच्चों 4x, कोई दिक्कत नहीं, और तीसरी जो लाइन है बच्चों ये है 5x, और यहाँ से हमको पता चल गया बच्चों दिस इज स्टैंडर्ड ट्रायंगल। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, तो बच्चों PQR। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो P ये बच्चों हमारा Q और ये R, तो PQ 3x है बच्चों,
तो यहाँ से अगर हम बात करें तो इसको थोड़ा सा घुमा देते हैं, इसको Q कर देते हैं, इसको R कर देते हैं। तो बच्चों दिस इज Q एंड दिस इज R। तो PQ बच्चों तुम्हारा है 3x, है ना, और PR तुम्हारा है बच्चों 4x और QR तुम्हारा 5x। डायग्राम करेक्ट। आंसर को अप्रोच करते हैं सवाल की ओर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू लूप, तो इस लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? कोई दिक्कत नहीं बच्चों। अब मैग्नेटिक फील्ड के कारण लूप में इस लूप में तो मान लेता हूँ बच्चों ऐसे करंट इसमें जा रही होगी आई करंट, ऐसे करंट इसमें जा रही होगी आई करंट, और ऐसे करंट इसमें जा रही होगी। तो बच्चों इन दोनों के कारण कोई भी मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P पे नहीं होगी। क्यों बच्चों? क्योंकि इन दोनों ये लाइन ऑफ एक्शन से पास कर रहे हैं पॉइंट से, तो यहाँ से बच्चों R परपेंडिकुलर हो जाएगा 0। तो बच्चों B ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू किसके कारण बच्चों? दैट इज PQ वायर बराबर होगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू PR वायर, और ये कितना होगा बच्चों? 0। क्या ये बात क्लियर है? अब हमारे पास बच्चों एक ही वायर बचा, और वो वायर तो हमें पता है बच्चों 5 और 3 के बीच में एंगल होता बेटा 53 डिग्री, और 4 और 5 के बीच में बेटा 37। ठीक है। अब अगर हम बात करें बच्चों तो हमें इस वायर से बच्चों जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उस वायर पे उस पॉइंट से बच्चों परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता होनी चाहिए। तो ये डिस्टेंस अपन को किसी भी हालत में बच्चों कैलकुलेट करनी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी लिख लेंगे। और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट वायर का फॉर्मूला होता है दैट इज B इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 4 पाई D बच्चों परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, और फॉर्मूला होता है दैट इज साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। आपने अल्फा बीटा के टर्म्स में याद किया हो तब भी कोई दिक्कत नहीं बच्चों। मान लेते दिस एंगल इज अल्फा एंड दिस एंगल इज बीटा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 है, तो ये बेटा हो जाएगा दैट इज 37, और ये हो जाएगा 53 डिग्री मान लो। क्लियर? लगा देते हैं बच्चों। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 4 पाई D। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों? तो यहाँ से बच्चों 4x है, ठीक, तो 4x का कॉस कंपोनेंट बच्चों 4x का कॉस कंपोनेंट हमें देगा ये वाली लेंथ, और 4x का साइन कंपोनेंट देगा ये वाली लेंथ। तो तुम्हें पता है बच्चों क्या लिखना है? हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जगह पे क्या लिखना है बच्चों? पता है आपको? बताइए ज़रा। दैट इज 4x साइन 37। तो 4x बच्चों 4x साइन 37, तो साइन 37 की बच्चों वैल्यू कितनी होती है? दैट इज 3/5। ठीक है, और यहाँ से बच्चों हमारे पास में आ जाएगा दैट इज साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। तो साइन यहाँ से अगर हम बात बच्चे साइन 37 लिख देता हूँ एक बार, आप समझ लीजिए सवाल अच्छा है। साइन 37 प्लस साइन 53, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर बच्चों k की वैल्यू अपन को निकालनी है। तो अगर हम बात करेंगे तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 4 पाई, और इंटू यहाँ पर बच्चों आ जाएगा 4x और इंटू 3, और न्यूमरेटर में बच्चों 5। ठीक, अपन को चाहिए 4 4 जा 16 और 16 3 जा 48। तो बच्चों यहाँ ये पूरा क्लब करके लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें बच्चों तो साइन 37 बच्चों 3/5, और साइन 53 तो कॉस 37 बच्चों 4/5। तो यहाँ से आ गया बच्चों 7। तो B इज इक्वल टू आ गया हमारे पास में म्यू नॉट I बाई 48 पाई। ठीक है, 48 पाई, और यहाँ पर बच्चों x, और इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो आ जाएगा 5/3 टाइम्स ऑफ 3 हटे चला गया 5 इंटू बेटा यहाँ पर आ जाएगा 7/5। तो ये बच्चों टर्म लिखा हुआ है, और k कांस्टेंट था, और ये कांस्टेंट केवल बचा है यहाँ पे, और यहाँ पर k की वैल्यू बच्चों हो जाएगी 7। क्या ये बात क्लियर है? तो यहाँ से अगर हम बात करें तो k की वैल्यू आ गई 7, और ऑप्शन हो गया 3rd। बहुत ही प्यारा सवाल था, बहुत ही ज़बरदस्त बच्चों। तो मैं चाहूँगा आप सवाल का बच्चों फॉर्मूला याद होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो मैग्नेटिज्म के बच्चों फॉर्मूले मैंने सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद किया, म्यू नॉट I बाई 4 पाई D। तो
डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर है, चाहे रिंग हो चाहे जो कुछ है, वो ऊपर वाला बदलता है बच्चों। एक में थीटा बाई आर साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 बाई डी, तो ऐसे बदलता है बच्चों, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर भी बच्चों देखो वही फॉर्मूला है, मैंने जो फॉर्मूला याद किया है दैट इज बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई इंटू बेटा थीटा बाई आर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू। तो अगर हम बात करेंगे बच्चों, यहाँ बच्चों इनटू द प्लेन, और यहाँ बच्चों तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो क्रॉस आएगी बेटा, इसके कारण क्रॉस आएगी बच्चों, और इसके कारण भी क्रॉस आएगी। तो दोनों वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो क्रॉस आएगी, ठीक है। तो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है तो मतलब दोनों ऐड होंगे, तो बी नेट मैग्नेटिक फील्ड बी नेट बराबर बच्चों आ जाएगा दैट इज B1 प्लस B2। तो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड जोड़ देते हैं क्योंकि दोनों की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्रॉस है, ठीक। तो B इज इक्वल टू बच्चों करंट तो सेम है, ठीक है, और इस स्ट्रेट वायर की मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी क्योंकि ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से पास कर रहा है। तो B इज इक्वल टू बच्चों आएगा दैट इज म्यू नॉट आई बाई 4 पाई और इनटू बेटा थीटा कितना होगा, अब ये सेमी सर्कुलर रिंग है तो कितना होगा दैट इज पाई बाई R1 और प्लस का बच्चों पाई बाई R2। तो बेधड़क जोड़ दो, डायरेक्शन देख चुके हैं अपन। तो बच्चों अगर हम बात करेंगे दैट इज म्यू नॉट आई बाई 4 पाई इंटू बेटा पाई बाहर ले लिया और यहाँ पर आ जाएगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। तो पाई से पाई कैंसिल, तो बच्चों ये तो यार रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूले तरीके से बन गया। तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया और इनटू बेटा ये यहाँ पर आएगा दैट इज R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे बच्चों आएगा दैट इज R2 R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। तो बच्चों R1 प्लस R2 डिवाइड बाई R1 R2, तो ऊपर आएगा बच्चों दैट इज R2 प्लस R1 डिवाइड बाई R1 R2। एलसीएम बच्चों R1 R2 आएगा, ठीक है। वो 1 बाई रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला अपन को याद है, उसमें बच्चों इन्वर्स हो जाता था, ठीक है। तो इसमें इन्वर्स नहीं होगा, तो करेक्ट ऑप्शन मैच करा लो बच्चों। मुझे तो दिख रहा है ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये सही ऑप्शन है और ये भी नहीं होगा, ठीक है। एक आसान सवाल था बच्चों, केवल मैग्नेटिज्म में, मैग्नेटिज्म क्या क्या बताऊं बच्चों, नीट की पूरी फिजिक्स में आपको फॉर्मूलेस पता होना चाहिए कि फॉर्मूले कैसे कब कहाँ और कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, बस उसके बाद काम ख़त्म। तो बच्चों आगे प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन emitted by photosensitive surface depends on intensity। तो बच्चों ये बिल्कुल निहायत ही गलत बात है, क्योंकि बच्चों काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है टारगेटेड फोटोन की एनर्जी पे, है ना, एनर्जी पे डिपेंड करता है। और एनर्जी किस पे डिपेंड करती है बच्चों, एनर्जी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। अगर हम बात करें तो टारगेटेड एनर्जी इज इक्वल टू दैट इज 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चों हमारी काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन, आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बोलता है बच्चों कि जो अपन फोटोन टारगेट कर रहे हैं उसकी एनर्जी दो जगह पे यूज़ होती है। पहला बच्चों फॉर रिजेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस एंड सेकेंड फॉर इंक्रीजिंग द काइनेटिक एनर्जी। रेस्ट ऑफ द एनर्जी इज कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी, इंटेंसिटी से बच्चों नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन से फोटो करंट इंक्रीज करती है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, द एजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इज पॉसिबल व्हेन फ्रीक्वेंसी बिलो द थ्रेशोल्ड। अगर बात करें बच्चों तो E इज इक्वल टू होता है बेटा एच न्यू। तो बच्चों अगर हम बात करें तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। तो बच्चों अगर इससे छोटी फ्रीक्वेंसी होगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से तो वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी नहीं दे पाएगी। अगर एनर्जी नहीं दे पाएगी तो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से इजेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों ये भी गलत है। अगर इसकी जगह पर बच्चों दे रखा होता वेवलेंथ तो ये सही हो जाता, ठीक है, क्योंकि E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा फ्रीक्वेंसी होती है बच्चों मिनिमम और वेवलेंथ होती है मैक्सिमम, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन बच्चों बोथ आर फॉल्स।
क्वेश्चन नंबर 32 बच्चों। अच्छा ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 32 एक बहुत प्यारा सवाल है बच्चों, और फटाफट देख लीजिए। A point A and B situated perpendicular to the axis of 2 सेंटीमीटर बार मैग्नेट। तो बच्चों एक बार मैग्नेट है, उससे परपेंडिकुलर 2 पॉइंट सिचुएटेड हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और इसकी लेंथ बच्चों दे रखी है 2 सेंटीमीटर, ठीक। तो अगर हम बात करें बार मैग्नेट है एट ए डिस्टेंस x एंड 3x इन अपोजिट साइड, तो बच्चों एक तरफ हमारा एक पॉइंट है परपेंडिकुलर x डिस्टेंस पे, और दूसरा जो पॉइंट है बच्चों वो हमारा कहाँ पर है, वो 3x पे है, अपोजिट साइड में बच्चों। तो अगर हम बात करेंगे द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ A एंड B, तो A एंड B की मैग्नेटिक फील्ड, तो अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2m/r। तो बच्चों ये एकदम डायपोल की तरीके से होता है, B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बच्चों r3, वेर पर r क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर हम बात करेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, दैट इज b1/b2 बराबर बच्चों क्या आ जाएगा, दैट इज r2³/r1³, क्योंकि बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो पहले तो अपन को मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो चाहिए b1/b2, तो a से बच्चों डिस्टेंस कितनी थी, a से x थी, तो यहाँ से बच्चों आ जाएगा x³, और यहाँ से बच्चों आ जाएगा दैट इज, हाँ तो बच्चों ये आ जाएगा दैट इज 3x³ और डिवाइड बाई बच्चों x³, तो 3x³ कितना हो जाएगा बच्चों, दैट इज 27x³ और डिवाइड बाई बच्चों x³, तो ये आ जाएगा बच्चों 27:1। थर्ड ऑप्शन बच्चों दैट इज 27:1। क्या ये बात क्लियर है बच्चों, है ना। तो फॉर्मूला याद रखना, ठीक है, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई 2m/r³, 2 kp/r³, kp/r³। अच्छा बच्चों ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, इसका ऑप्शन क्या होगा, हाँ अपन थर्ड ऑप्शन होगा बच्चों इसका। लेट्स प्रोसीड टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 33। अ मेटेलिक रिंग इज अटैच्ड विद द वॉल ऑफ द रूम, हाँ वेल द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। तो बच्चों नॉर्थ पोल ला रहे हैं, तो बच्चों तुम्हें पता है ये लेंज लॉ पे बेस्ड है, और लेंज लॉ का स्टेटमेंट क्या है बच्चों, मैं सिंपल भाषा में समझाता हूँ। किसी बच्चे का अपने पिताजी का विरोध करना ही लेंज लॉ है बच्चों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस इन द कॉइल इन सच अ वे इट अपोजेज इट्स कॉज ऑफ जनरेशन। तो लूप में बच्चों मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से जनरेट होगी कि अपने कॉज ऑफ जनरेशन का विरोध करेगी। तो बच्चों अगर हम बात करें तो यहाँ से बच्चों नॉर्थ पोल से बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही होंगी, है ना, यहाँ से बच्चों बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही होंगी। तो यहाँ से पास होने वाले लूप से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन का नंबर बढ़ रहा होगा। तो ये करंट इस तरीके से जनरेट करे ताकि बच्चों यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन का नंबर कम हो, तो ऊपर की तरफ जाए बच्चों। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो ये मैग्नेटिक कॉइल में करंट जनरेट करेगा बच्चों एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो देख लेते हैं बच्चों, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कहाँ पर करंट जनरेट हो रही, फर्स्ट क्लॉकवाइज, देन एंटी क्लॉकवाइज, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बच्चों दिस इज द थर्ड ऑप्शन, और बहुत ही आसान बच्चों लेंज लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन था। तो अगर हम बात करें बच्चों, अभी इस तरफ बात करी हुई है ना, अगर पूरा पार करेगा बच्चों, यहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ, पहले इस पोल की बात करी बच्चों, तो यहाँ पर जब पूरा पार करेगा तो बच्चों ये वाला ऑप्शन फर्स्ट एंटी क्लॉकवाइज देन क्लॉकवाइज। तो अगर पूरा पार करके जा रहा तो बच्चों तो फोर्थ ऑप्शन सही होगा, ये बात समझ लेना, ठीक है। अभी अपन करंट सिनेरियो की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 बच्चों, 34 सवाल की अगर हम बात करें, अब बार मैग्नेट प्लेस्ड अपराइट, ठीक है, एक बार मैग्नेट है बच्चों जिसको अपराइट प्लेस कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक्सिस ऑफ मैग्नेट, अ कॉपर रिंग इज हेल्ड अबव, ठीक है। तो बच्चों एक कॉपर की रिंग इसके जस्ट अबव पे अपन ऐसे इसको लगा देते हैं, ठीक है, और ये बच्चों इस तरीके से गिरती है ताकि ये बार मैग्नेट जो है इसके एक्सिस पे रहे, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। तो बार मैग्नेट अगर इसके एक्सिस पे रहे तो बच्चों क्या होगा, धीरे धीरे आएगा, तो इसमें बच्चों इसमें करंट इंड्यूस होगी, जब इससे लूप से पास होने वाला फ्लक्स चेंज होगा तो करंट इंड्यूस होगी,
तो ये लूप जो है बच्चों धीरे धीरे गिरेगा। आपने देखा भी होगा बच्चों कॉपर की रॉड से किसी बॉल को जब फेंका जाता है तो बच्चों मैग्नेटिक बॉल को फेंका तो धीरे धीरे आती है, तो लेस देन जी बच्चों होगा, दैट सेकंड ऑप्शन बच्चों। इसी हिसाब से बात करें क्वेश्चन नंबर 34 गाइस। अच्छा भैया, तो RMS वैल्यू पूछी गई, तो IRMS इज इक्वल टू, सिंपल सी सवाल बच्चों, दैट इज I0/√2, और I0 कितनी बच्चों 4, तो 4/√2, तो 4/√2 की अगर हम बात करेंगे बच्चों तो 2√2, 2√2 एम्पियर इज अ करेक्ट आंसर बच्चों। एक आसान सवाल था। ऐसे सवाल आपको बच्चों ढूंढ के क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करने होते हैं, वन लाइनर बोलते हैं इनको, ठीक है। वन लाइनर ढूंढ के आप इनको जरूर क्वेश्चन निपटाइए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 36, इन जनरल अल्टरनेटिंग करंट द एवरेज वैल्यू बच्चों ऑफ करंट जीरो, ये सही ऑप्शन है। द एवरेज वैल्यू ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट इज जीरो, नहीं बच्चों ये सही बात नहीं। एवरेज पावर डिसिपिएटेड इज जीरो बच्चों, पावर का फॉर्मूला। एंड फेज डिफरेंस बिटवीन द एवरेज वोल्टेज एंड करंट जीरो, तो बच्चों अगर हम बात करें तो एवरेज वैल्यू जीरो होती है, लेकिन क्यों जीरो होती, मैं मान लेता हूँ बच्चों ये साइन ओमेगा टी, तो साइन का फंक्शन है, तो एक टाइम पीरियड में ये बच्चों एरिया पॉजिटिव आता है और ये एरिया नेगेटिव आता है, तो ए नेट की अगर हम बात करें तो नेट एरिया कितना होगा बच्चों, जीरो, ठीक है। तो एवरेज वैल्यू, एवरेज का टोटल एरिया बाय टोटल टाइम बच्चों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर बच्चों, क्वेश्चन नंबर 36 का फर्स्ट ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 37, पॉजिटिव रेज आर आइडेंटिकल, तो बच्चों तुम्हें पता है बीटा रेज गामा रेज पे बच्चों कोई चार्ज नहीं होता है, बीटा रेज नेगेटिव चार्ज होती, पॉजिटिव होती, नेगेटिव होती। अल्फा रेज के तरीके से बच्चों हमारा पॉजिटिव रेज होंगी, ठीक है। इसमें से अल्फा रेज हैं ये बच्चों, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन बच्चों, एक आसान सवाल, ये भी बच्चों ये सवाल आपको देख देख के करने होते हैं। तो स्पेसिफिक चार्ज बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बच्चों होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों दैट इज 6.67 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है। तो चार्ज बाई मास रेशियो पूछा हुआ है बच्चों, तो Q/m, ठीक है, देख लेते हैं बच्चों। तो Q/m, तो चार्ज बाई मास, तो Q कितना है बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और मास कितना है बेटा 6.67 इंटू 10⁻31। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे बच्चों, ये -31 ये प्लस बन जाएगा, तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे बच्चों तो 31 - 19, तो ये बचेगा बच्चों 11, और देख लो पॉजिटिव में 11 पावर यहाँ पर भी आ रही है और यहाँ पर भी आ रही है, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन तो सेम ही बच्चों को, यहाँ पे नेगेटिव पावर आई, केवल एक ही में पॉजिटिव पावर आई, तो बच्चों थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें पावर क्या है बच्चों, नेगेटिव, तो ये हो नहीं सकता है। और अगर हम बात करें बच्चों तो सॉल्व करेंगे 1.67 डिवाइड बाई 6.67 इंटू 10⁻11, तो सॉल्व करेंगे बच्चों आ जाएगा 1.76 इंटू 10⁻11, तो सी ऑप्शन बच्चों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर बच्चों 39, द साइज ऑफ एन एटम इन ऑर्डर, तो बच्चों एक आसान सवाल था क्वेश्चन नंबर 39 की अगर हम बात करें तो एक आसान सवाल है बच्चों। और क्वेश्चन नंबर 39 में अगर हम बात करें तो बच्चों तुम्हें पता है कितना होता है साइज ऑफ एटम, तो 10⁻⁻10 मीटर या एंगस्ट्रॉम रेंज का बच्चों, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 40 बच्चों, द रेशियो ऑफ द, ठीक है, द रेशियो ऑफ डायपोल मोमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम टू द एंगुलर मोमेंटम, तो L बराबर क्या होता है बच्चों NH/2π, ठीक है। और डायपोल मोमेंट की अगर हम बात करें तो P बराबर बच्चों होता है NI, ठीक है। तो M होता बच्चों दैट इज EH/4πme, तो बच्चों E क्या है चार्ज, H क्या है बच्चों प्लैंक कांस्टेंट, और मास किसका बच्चों इलेक्ट्रॉन का पूछा है, फर्स्ट ऑर्बिट में पूछा है, तो बच्चों तो इसमें n की वैल्यू दोनों जगह पे 1 हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो पूछा है दैट इज M/L, द रेशियो ऑफ डायपोल मोमेंट, तो डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा EH डिवाइड बाई 4π
me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बच्चों इनटू बेटा दैट इज 2 पाई बाई एन, एन की वैल्यू 1 हो जाएगी फर्स्ट ऑर्बिट, तो ये बच्चों खत्म, ये खत्म और ये खत्म, और यहाँ से आ जाएगा बच्चों दैट 2, तो m बाई एल बराबर आ जाएगा दैट इज E डिवाइड बाई 2 2 ज़ा 4 दैट इज 2 टाइम्स ऑफ m या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो बच्चों आपको मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला याद होना चाहिए, अपन डिराइव भी कर सकते हैं, इट विल टेक टाइम, वी विल डिराइव डेफिनेटली। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन बच्चों E बाई 2m। क्वेश्चन नंबर 41 गाइस, द एक्सपेक्टेड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एब्सोल्यूट जीरो इज कॉल्ड बच्चों, तो इमिशन एनर्जी बोलते नहीं बच्चों, ऑप्शंस को वर्कआउट करना पड़ेगा बच्चों। इमिशन एनर्जी, तो एब्सोल्यूट जीरो पे जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी होती है, इमिशन एनर्जी बोलते नहीं, वर्क फंक्शन बोलते नहीं, और पोटेंशियल एनर्जी बोलते नहीं बच्चों। तो यहाँ से एक ही ऑप्शन बनता फर्मी एनर्जी। ठीक है बच्चों, ये हो सकता है आपके लिए नया हो बच्चों, तो आपको इसमें ऑप्शन कट आउट करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है गाइज, अरे बोलिए बच्चों क्या ये बात सही है? तो यहाँ से अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, ये बच्चों थ्योरेटिकल मेमोरी बेस्ड सवाल था, याद है तो आप कर पाओगे, नहीं याद है तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसी प्रकार बच्चों 42, ठीक है, तो 42 की अगर हम बात करें, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच, तो कौन सा मिसमैच है, चलो देखते हैं बच्चों। तो पहला अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो E बराबर होता है बच्चों F बाई क्यू, क्यू नॉट या चार्ज, तो बच्चों ये सही है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड, तो ग्रेविटेशनल फील्ड को बच्चों इंटेंसिटी से डिनोट करते हैं, दैट इज फोर्स पर यूनिट मास, तो फोर्स पर यूनिट मास, तो बच्चों ये भी सही है, न्यूटन पर केजी। मैग्नेटिक फील्ड बच्चों, तो मैग्नेटिक फील्ड की बात करें बच्चों तो B इज इक्वल टू आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो B बराबर बच्चों आई डी एल मतलब लेंथ और ये एल स्क्वायर है, तो बच्चों एक एल से, तो एम्पियर पर मीटर। ठीक है, तो न्यूटन पर एम्पियर बच्चों नहीं होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जूल पर कूलॉम। ठीक है, तो बच्चों ये भी सही है, तो मिसमैच फाइंड करना, तो बच्चों थर्ड वाला हमारा गलत है, देख लो बच्चों। ठीक है, एक आसान सवाल था बच्चों, क्वेश्चन नंबर 43, तो 43 की अगर हम बात करें बच्चों, ठीक है, बिल्कुल बच्चों n बराबर तो बाल्मर सीरीज लाइन विजिबल रीजन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो बाल्मर सीरीज बच्चों हमारे विजिबल रीजन में होती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो 43 के तो बच्चों ये तो सही बात है बच्चों। ठीक है, 43 में अगर हम बात करें तो बाल्मर सीरीज बच्चों हमारी विजिबल रीजन में होती है। ठीक है, और बच्चों अगर हम बात करें तो रीजन, तो बच्चों वेवलेंथ इसी रेंज की आती है। ठीक है, और n बराबर बच्चों n बराबर 3 4 5 पे बाल्मर स्टार्ट होता है, तो बच्चों यही रीज़न है, क्योंकि अगर ये n की वैल्यू ही नहीं हुई तो वेवलेंथ स्पेसिफिक रेंज का आएगा नहीं। तो बच्चों 43 का अगर हम बात करें तो 43 का फर्स्ट ऑप्शन, और असर्शन बच्चों सही है, रीजन भी सही है, और दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो क्वेश्चन नंबर 44 गाइज, 44 की अगर हम बात करें तो फॉर्मूला तो बच्चों ये तो सही है, म्यू एल माइनस म्यू एम, तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू बच्चों दैट इज म्यू एल माइनस म्यू एम बाई म्यू एम और इंटू बेटा 1/r1 माइनस 1/r2, कोई दिक्कत नहीं। तो बोल रहा है अ डबल कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ बच्चों दे रखा है 1.5, ठीक है, डबल कॉन्वेक्स लेंस, तो डबल कॉन्वेक्स लेंथ है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों 1.5 दे रखा हुआ है। ठीक है, तो म्यू दे रखा हुआ बच्चों 1.5 और फोकल लेंथ बच्चों दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। व्हेन लेंस इज इमर्स्ड इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 व्हाट इज फोकल लेंथ बिकम बच्चों 440 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देख लेते हैं बच्चों, तो ये तो सही है बच्चों, तो अभी हमको यहाँ पर बच्चों कैलकुलेट करके चेक करना पड़ेगा। तो बच्चों अगर हम बात करें तो 1/f इज इक्वल टू, पहले बच्चों एयर में होगा, तो एयर में क्या होगा, दैट इज लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना बता 1.5
तो यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी बना लेते हैं बच्चों, दैट इज़ फोकल लेंथ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू एम बाई म्यू एल माइनस 1, म्यू एल माइनस 1। तो एयर में होगा बच्चों फोकल लेंथ होगी 10, तो अगर हम बात करें तो F1 बाई F2 बराबर, अगर ये सेटिस्फाई हो जाएगा तो ये सही है बच्चों। तो अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आएगा पहले इसका बच्चों, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो 1 डिवाइड बाई 1.5 माइनस 1 और इनटू बेटा म्यू एम माइनस 1। तो बच्चों 4/3, तो 4/3 को अगर हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो आ जाएगा बच्चों 1.33। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे बच्चों तो म्यू एल माइनस म्यू एम, तो म्यू एल कितना बेटा 1.5 माइनस का 1.33 और डिवाइड बाई बच्चों 1. म्यू एम कितना बच्चों 1.33। तो अगर हम बात करेंगे बच्चों तो आ जाएगा दैट इज़, यहाँ पर बच्चों अगर हम बात करेंगे दिस रेशियो बिकम F1 बाई F2 की अगर हम बात करेंगे तो बच जाएगा 1/4 और राइट हैंड साइड जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो आ जाएगा दैट इज़ 1 डिवाइड बाई 0.5 और इसको बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा दैट इज़ 0. सब्ट्रैक्ट कर लेते 1.5 और ये 1.33, तो 0 बच्चों ये बचा 7 और ये आ जाएगा दैट इज़ 1। तो यहाँ से आ जाएगा 0.17 डिवाइड बाई 1.33। तो बच्चों ये ख़त्म ये ख़त्म, तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो बच्चों ये अप्रॉक्सीमेट जो है ये आ जाएगा बच्चों, इसे 5 से काट देते हैं तो 5 3 जा 15 और 5 2 जा 5 4 जा 20। तो बच्चों 4 चौको 16, 4 3 12 1 13, तो बच्चों अप्रॉक्सीमेटली 1/4 के बराबर ये भी आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम बात करें बच्चों तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, ये फॉर्मूला इसमें यूज़ हुआ है, असर्शन भी ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है बच्चों और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। एक बार वेरीफाई करना था बच्चों, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन बच्चों 44-45 की अगर हम बात करें बच्चों, अ लाइट बल्ब इज प्लेस्ड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री बिटवीन 2 मिरर्स। तो बच्चों 2 मिरर के बीच में एक लाइट बल्ब को 60 डिग्री पर रखा गया है। लाइट बल्ब, भैया 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 इधर इधर, कोई दिक्कत नहीं, मैं दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ। तो बच्चों लाइट बल्ब है जो 60 डिग्री पे रखा गया है, उसके 2 मिरर हैं, उनके बीच में एक लाइट बल्ब रखा है 60 डिग्री पे, ठीक है, रख देते हैं। तो एक कोई बल्ब रखा गया होगा बच्चों, तो नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, दैट इज़ 360 बाई थीटा। तो थीटा कितना 60 डिग्री, तो 6 आएगा। अगर ये बच्चों इवन है तो इसको n-1 करते हैं, तो बच्चों आ जाएगा दैट इज़ नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू आ जाएगा दैट इज़ 6 - 1 इज इक्वल टू 5। तो बच्चों सही ऑप्शन 5 फर्स्ट ऑप्शन बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 46। तो बच्चों अगर हम बात करें, एन ऑब्जेक्ट इज अप्रोचिंग टू द मिरर, एक ऑब्जेक्ट है जो मिरर को अप्रोच कर रही है, ठीक, विद वेलोसिटी बच्चों 15 मीटर पर सेकेंड, तो कोई दिक्कत नहीं। व्हाट स्पीड इज द इमेज, तो इमेज की स्पीड जो होगी बच्चों एक्स डायरेक्शन में इतनी होगी, कितनी होगी 15 मीटर पर सेकेंड। तो लेकिन अगर वेलोसिटी ऑफ इमेज की बात करें तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है बच्चों -15 मीटर पर सेकेंड। तो फिर से पढ़ लेते हैं, व्हाट इज द स्पीड, स्पीड पूछिए बच्चों, तो स्पीड पूछिए तो दैट इज मैग्नीट्यूड वाइज 15। क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 बच्चों, आसान सवाल बच्चों, ये पेपर आसान है कंपेरेटिवली, जो अभी तक एफएसटी हुए हैं उनके कंपैरिजन में ये पेपर काफ़ी आसान है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इस पेपर को फोड़ा होगा कस के, ठीक है। अच्छा स्कोर करिए, साथ ही अप्स एंड डाउन्स का बच्चों सामना भी करिए, कभी पेपर अच्छा होता तो अच्छे नंबर लाइए, कभी पेपर के लेवल पर डिपेंड करता है। मेरे ख्याल से आपको इस लेवल की मैच्योरिटी आ चुकी होगी इफ़ यू आर गिविंग द एग्ज़ाम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 गाइस, फ्यूजन वेव थ्योरी। तो वेव थ्योरी से बच्चों अपन इंटरफेरेंस एक्सप्लेन कर लेते हैं, डिफ्रैक्शन एक्सप्लेन कर लेते हैं, पोलराइजेशन एक्सप्लेन कर लेते हैं। वेव थ्योरी से बच्चों अपन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाते। क्यों बच्चों, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बच्चों मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट पे, फोर्स कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है, और फोर्स और बच्चों चेंज इन मोमेंटम, और चेंज इन मोमेंटम है तो चेंज इन मोमेंटम मतलब बच्चों मास होना चाहिए। और वेव का एग्जैक्टली बच्चों वेव क्या है, वेव
वेव है और उसके पास पार्टिकल नेचर नहीं। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बच्चों पार्टिकल नेचर से प्रूव हुआ था। उसमें हम लोगों ने इंटेंसिटी है ना, फोर्स, रेडिएशन, प्रेशर, सारी चीज़ें निकाली थी बाय यूजिंग बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैकेनिक्स बच्चों। तो बच्चों अगर हम बात करें तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है ना। कौन सा एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, तो ये सारे कर सकते हैं और ये वाला नहीं कर सकते, तो ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर बच्चों 47, द सोर्स ऑफ द वेव आर कॉल्ड कोहेरेंट। तो बच्चों बोथ हैव सेम एम्पलीट्यूड एंड वाइब्रेशन, ठीक है। तो ये भी बच्चों कुछ हद तक सही, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट से बोथ प्रोड्यूस वेव ऑफ सेम वेव लेंथ, बोथ प्रोड्यूस ऑफ सेम वेव लेंथ हैविंग कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस। तो बच्चों कोहेरेंट का सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है बच्चों, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। बोथ प्रोड्यूस हैविंग सेम वेलोसिटी, ये बच्चों ये फैक्ट बात नहीं, लेकिन उनके बीच में बच्चों कोहेरेंट सोर्सेज की फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ सब कांस्टेंट होना चाहिए। कोहेरेंट का मतलब होता, और फेज डिफरेंस भी कांस्टेंट होना चाहिए उनके बीच में। कोहेरेंट का मतलब होता है एक ही सोर्स से अपन ने अभी तभी तो बेटा अपन वो नहीं कर पा रहे थे YDSC, तो एक लाइट का सोर्स रखा है, इससे दो सेम सोर्स बनाए थे, आइडेंटिकल होना चाहिए, डिट्टो, फ्रीक्वेंसी का जरा भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों अगर हम बात करें तो थर्ड ऑप्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, स्टार विच अपीयर्स ब्लू। तो स्टार का कलर क्या होता है? वीन्स लॉ से निकलता है, विबग्योर, विबग्योर। और बेटा रेड का टेम्परेचर सबसे कम होता है और वायलेट का सबसे ज्यादा होता है। आप जानते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है कलर इस अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। मतलब किसी बॉडी को आप हीट करना शुरू करिए, सबसे पहले वो रेड कलर की अपीयर होगी, फिर ऑरेंज रेड होगी, फिर ऑरेंज होगी। तो चूंकि स्टार का कलर ब्लू दिख रहा है तो ब्लू की वेवलेंथ रेड से छोटी है, यानी उस स्टार का टेम्परेचर सन से ज्यादा होगा, मच हॉटर देन सन। क्योंकि सन से जो रेडिएशंस आते हैं, सन हमें येलो कलर का दिखता है, तो उसका टेम्परेचर सन से ज्यादा होगा। एज हॉट एज सन नहीं होगा, उससे ज्यादा होगा, कूलर तो हो ही नहीं सकता, एंड वेरी कोल्ड नहीं, हॉटर है, सन का टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50, प्योर थ्योरी का क्वेश्चन है। देखिए ये जो डायोड का रियलाइजेशन है ना, नॉट गेट, ये बेसिकली ट्रांजिस्टर से बनता है 3 मोड में, तो ये डायोड से नहीं बन सकता है। अब ये एनसीईआरटी के पॉइंट्स और एग्जाम्पलर में क्वेश्चन है तो रख दिया गया है। रियलाइजेशन ऑफ लॉजिक गेट्स अब बहुत दिनों से नहीं पूछे जाते हैं, और नई एनसीईआरटी में तो लॉजिक गेट्स ही नहीं है, लेकिन एनएमसी और नेट के सिलेबस में है, इसलिए ये क्वेश्चन है। तो नॉट को यूज करने के लिए हम लोग पीएन जंक्शन नहीं, ट्रांजिस्टर यूज करते हैं। तो पहला वाला स्टेटमेंट फॉल्स है। और दूसरा भी है, डायोड के इनपुट और आउटपुट सेम फेज में रहते हैं, ये 180 आउट ऑफ फेज नहीं रहते हैं। तो इन दोनों को एज अ पॉइंट हमें याद रखना है, और रीजन इज वेरी डीप। तो अगर हम इसको देखते हैं तो ये दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं। तो इफ असर्शन एंड रीजन दोनों फॉल्स हैं, तो इसका फोर्थ वाला आंसर सही होगा। और आई होप आपका पेपर अच्छा होगा। जय हिंद।